Hello, all CA Foundation students. Continuing with the marathon lectures of business economics. Chapter number 1 के साथ start कर रहे हैं. These lectures, a series of lectures with all the chapters and units, will help you for the one-day revision that you have to do before your paper. Okay. Chapter number 1 का unit number 1 है, that is an introduction. Starting with the definition of business economics. Business economics का definition था जब economic analysis को आप business के decision making में use करते हो ताकि आप organization के resources को best तरह से use कर पाओ, तो उसे कहा जाएगा बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। और बिजनेस इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन किसने दी है? जोएल डीन ने। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो रिगार्डेड एज अ पार्ट ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स। अब अप्लाइड इकोनॉमिक्स का एक क्वेश्चन आ गया था कि इनमें से कौन से एग्जांपल्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स। तो अप्लाइड इकोनॉमिक्स के एग्जांपल तुमको मॉड्यूल में देके रखे हैं। एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, रिग्रेशन एनालिसिस, ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस, कॉस्ट एनालिसिस, ये सारे एग्जाम्पल्स ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स। और जो क्वेश्चन आया था उसमें एक एग्जाम्पल देकर रखा था इकोनॉमिक एनालिसिस। तो दैट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स। अप्लाइड इकोनॉमिक्स मतलब जो आप प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हो। देन इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या कहती है? इट इज द allocation of scarce resources having alternative uses to satisfy what unlimited human wants. बेसिकली इकोनॉमिक्स किस चीज से डील करता है? scarcity, the problem of scarcity, and it is always a problem of relative scarcity. Relative मतलब in relation to your wants your resources are scarce. Okay. Then coming on to next, that economics एक ग्रीक वर्ड से डिराइव होता है oikonomia, जिसका मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट ऑफ हाउसहोल्ड। मैनेजमेंट ऑफ हाउसहोल्ड जिस तरह से होता है, आप लिमिटेड इनकम को इस तरह से बांटते हो कि आपके फैमिली मेंबर्स की वांट सेटिस्फाई हो पाए, वो भी इकोनॉमिक्स ही होता है। दैट इज व्हाई इकोनॉमिक्स इज डिराइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड oikonomia मीनिंग मैनेजमेंट ऑफ हाउसहोल्ड। ये एग्जाम में आ चुका है और इसका मीनिंग भी आ चुका है। देन सबसे पहली बार जब इकोनॉमिक्स को किसी ने डिफाइन किया था वो था एडम स्मिथ। और इसलिए एडम स्मिथ को कहा जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। 1776 में एडम स्मिथ की बुक वेल्थ ऑफ नेशंस में उसने इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया था। अब इकोनॉमिक्स की पहली डेफिनेशन एकदम परफेक्ट डेफिनेशन नहीं बनी। इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन 4 फेजेस में डिराइव हुई है। सबसे पहली डेफिनेशन थी वेल्थ डेफिनेशन गिवन बाय एडम स्मिथ। दूसरी डेफिनेशन लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि सिर्फ वेल्थ के टर्म्स में इकोनॉमिक्स को क्यों डिफाइन किया, तो वेलफेयर डेफिनेशन आई, जिसे दी है अल्फ्रेड मार्शल ने। देन थर्ड फेज में डेफिनेशन आई स्केर्सिटी डेफिनेशन। स्केर्सिटी डेफिनेशन इज गिवन बाय रॉबिन्स। एंड फोर्थ फेज में डेफिनेशन आई इकोनॉमिक ग्रोथ की डेफिनेशन। और इकोनॉमिक ग्रोथ की डेफिनेशन दी है पॉल सैमुअलसन ने। इन 4 फेजेस में इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन डिराइव हुई है। सबसे पॉपुलर डेफिनेशन रॉबिन्स की डेफिनेशन बनी। अब इकोनॉमिक्स 2 कैटेगरीज में डिवाइड होता है, वन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, अनदर वन इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। नाउ लिसन, नो वन इज गोइंग टू आस्क यू द डिफरेंस, लेकिन दे विल गिव यू जनरली द एग्जांपल और तुमसे पूछा जाएगा कि ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का कौन सा एग्जांपल है और मैक्रो इकोनॉमिक्स का कौन सा एग्जांपल है इन 4 ऑप्शंस में से। तो कंसेप्चुअली यू हैव टू बी वेरी क्लियर। इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स ग्रीक वर्ड माइक्रो से डिराइव होता है जिसका मतलब है स्मॉल। और मैक्रो इकोनॉमिक्स ग्रीक वर्ड मैक्रो से डिराइव होता है जिसका मतलब है लार्ज। जब हम एग्रीगेट इकोनॉमिक यूनिट्स या फिर नेशन के लेवल की बात कर रहे हैं तो उसे बोला जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स। और जब हम इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स की बात करते हैं तो उसे कहा जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम है प्राइस थ्योरी। और मैक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम है थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। जब हम माइक्रो पढ़ते हैं तो हम मैक्रो को कांस्टेंट मान लेते हैं, और जब हम मैक्रो को पढ़ते हैं तो हम माइक्रो को कांस्टेंट मान लेते हैं। लेकिन रियल लाइफ में कांस्टेंट नहीं होते, सब चीजें एक साथ चेंज हो रही होती हैं, इसलिए हमें अज्यूम करना पड़ता है कि ये कांस्टेंट है। ठीक है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट बन सकता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम है पार्शियल इक्विलिब्रियम और मैक्रो का दूसरा नाम है जनरल इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये मैक्रो लेवल की चीजों की बात करता है और ये जनरल सारी फर्म्स और इंडस्ट्रीज की बात कर रहा है। हमेशा ध्यान रखना, एक फर्म की स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक्स होगी, एक इंडस्ट्री की स्टडी भी माइक्रो इकोनॉमिक्स होगी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ फर्म एंड एन इंडस्ट्री? एक इंडिविजुअल यूनिट फर्म है, लेकिन ग्रुप ऑफ फर्म्स जो सेम काइंड ऑफ बिजनेस कर रही है उसे इंडस्ट्री बोला जाएगा। ठीक है। तो इफ आई से लक्स, दैट इज अ फर्म, लेकिन व्हेन आई से लक्स, पामोलिव, सिंथॉल, दैट इज सोप इंडस्ट्री का पार्ट, राइट? सिमिलरली मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरे नेशन के लेवल की चीजें कवर करता है। अनएम्प्लॉयमेंट, पावर्टी, ये सारी चीजें मैक्रो लेवल पे ही बात की जाती है। इनफैक्ट व्हेन आई से पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम इज एन एग्जांपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि
उसका फॉर्मूला है नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। दोनों मैक्रो लेवल के एग्रीगेट्स यूज किए जा रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर सेक्टर की बात होती है ना, किसी भी सेक्टर की बात होती है, सेक्टर इन द सेंस एग्रीकल्चर सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज को एक साथ कवर कर रहे हैं। तो जनरली किसी भी सेक्टर की बात भी मैक्रो लेवल की बात मानी जाती है। कमिंग ऑन टू टू डिफरेंस अगेन, दैट इज पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव। टू टर्म्स अगेन, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव के बीच का अंतर। जब हम फैक्ट्स की स्टडी करते हैं, फैक्ट्स की स्टडी इज नोन एज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। लेकिन जब हम सजेशंस दे रहे हैं ऐसा होना चाहिए, तो वो होता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। व्हाट इज क्या है, क्या था, क्या होगा। व्हाट इज, व्हाट वाज, व्हाट विल बी, ये सब पॉजिटिव है। फैक्ट, कोई भी तरह का फैक्ट, भले ही वो फ्यूचरिस्टिक फैक्ट ही क्यों ना हो। गवर्नमेंट 2026 में सेंसस कंडक्ट करने का सोच रही है। अगेन सी, दिस इज अ फैक्ट जो न्यूज में आ रहा है। तो दैट इज, दिस इज नॉट अ सजेशन, दिस इज अ फैक्ट। लेकिन गवर्नमेंट को सेंसस जल्दी कंडक्ट करना चाहिए। दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी अ काइंड ऑफ सजेशन। ओके, तो व्हाट ऑट टू बी या व्हाट शुड बी, इसे कहा जाता है क्या, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। जहां पे वेरिफिकेशन पॉसिबल है, सीधी बात है, फैक्ट को ही आप वेरीफाई कर सकते हो, वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। लेकिन जहां वेरिफिकेशन पॉसिबल नहीं है, सजेशन को आप वेरीफाई नहीं कर सकते, तो उसे कहेंगे नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। वैल्यू जजमेंट प्रोवाइड नहीं करेगा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। वैल्यू जजमेंट का पर्यायवाची है वेलफेयर प्रोपोजिशन। क्या सही है और क्या गलत है। ओके, और कौन सा इकोनॉमिक्स वैल्यू जजमेंट प्रोवाइड करता है। वैल्यू जजमेंट इज प्रोवाइडेड बाय मेनली नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। वैल्यू जजमेंट वेलफेयर प्रोपोजिशन का मतलब होता है सही और गलत की स्थिति बताना, ऐसे स्टेटमेंट्स जो आपको बताएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम है डिस्क्रिप्टिव इकोनॉमिक्स, क्योंकि ये डिस्क्रिप्शन देता है। ठीक है, तो इट इज ऑल्सो नोन एज डिस्क्रिप्टिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव का दूसरा नाम है प्रिस्क्रिप्टिव इकोनॉमिक्स। मैंने तुमको बताया था, डॉक्टर जो लिखता है उसे प्रिस्क्रिप्शन कहा जाता है, बट इट इज हिज सजेशन। ओके, तो दैट इज व्हाई नॉर्मेटिव का दूसरा नाम क्या है, इट इज ऑल्सो नोन एज प्रिस्क्रिप्टिव इकोनॉमिक्स। क्या होना चाहिए इज नॉर्मेटिव, क्या है वो है पॉजिटिव, क्या है, क्या था या क्या होगा। कमिंग ऑन टू नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। सबसे पहले बिजनेस इकोनॉमिक्स एक साइंस है, क्योंकि इसकी अपनी थ्योरीज है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन स्टैब्लिश करके लॉज पढ़ता है। आर्ट, ये सिर्फ थ्योरीज पढ़ता नहीं है, लेकिन उसके प्रैक्टिकली सॉल्यूशंस भी देता है। इसको आप प्रैक्टिकली अप्लाई भी कर सकते हो। दैट इज व्हाई बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो एन आर्ट। बिजनेस इकोनॉमिक्स मेनली तो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, क्यों, क्योंकि आप फर्म में डिसीजंस ले रहे हो, और अगर आप फर्म में डिसीजंस ले रहे हो, बिजनेस में डिसीजन लेना यानी कि इंडिविजुअल यूनिट्स में डिसीजन लेना, एंड दैट इज व्हाई इट इज मोर माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन माइक्रो लेवल पे डिसीजन आप मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी किए बिना नहीं ले सकते। बिना आपके बिजनेस एनवायरनमेंट को मैक्रो लेवल की चीजें स्टडी किए बिना आप अपने बिजनेस में डिसीजन नहीं ले सकते, एंड दैट इज व्हाई इट हैज कंपोनेंट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। देन वी स्टडीड थ्योरी ऑफ मार्केट्स एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस। आपको अपने आसपास के एंटरप्राइजेस और मार्केट को स्टडी करना पड़ेगा बिफोर डिसीजन ऑफ प्राइस। प्रैग्मेटिक इन नेचर मतलब इसे बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल माना जाता है, क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। बिजनेस इकोनॉमिक्स को प्रैक्टिकल माना गया है, लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स को काफी थ्योरेटिकल माना गया है। ओके, इंटरडिसिप्लिनरी इंटरडिसिप्लिनरी नेचर का क्या मतलब होता है, इट कंबाइंस सेवरल सब्जेक्ट सेवरल डिसिप्लिन्स टुगेदर। मतलब बिजनेस में डिसीजन लेना, इट्स अबाउट फाइनेंस, इट्स अबाउट मैथ्स, इट्स अबाउट स्टैटिस्टिक्स, इट्स अबाउट बिजनेस इकोनॉमिक्स, इट्स अबाउट यू नो मैनेजमेंट, मार्केटिंग, एचआर मैनेजमेंट। यानी कि बिजनेस में डिसीजन लेने के लिए आपको एक सब्जेक्ट का नॉलेज होना सफिशिएंट नहीं है। यू हैव टू कंबाइन सो मेनी डिसीजंस, सो मेनी डिसिप्लिन्स टुगेदर। नॉर्मेटिव, इट इज मोर नॉर्मेटिव इन नेचर। इसका मतलब होता है कि वैसे तो बिजनेस में डिसीजन लेना इज मेनली अबाउट सजेशन, लेकिन आपके बिजनेस में आप सजेशन तभी दे सकते हो जब आप फैक्ट स्टडी कर लो। तो इट ऑल्सो इंक्लूड्स एलिमेंट्स ऑफ व्हाट, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। अब ये क्वेश्चन है ना, लेकिन एग्जाम में जब आया था तो इंस्टीट्यूट ने इसका आंसर दिया है नॉर्मेटिव। क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या आता है, ऑप्शन ए पॉजिटिव, बी नॉर्मेटिव, सी बोथ, डी नन। तो इसका सही आंसर इंस्टीट्यूट ने दिया है, दैट इज नॉर्मेटिव। द रीजन बीइंग, उसका हेडिंग में देके रखा है कि इट इज मोर नॉर्मेटिव इन नेचर। आइडियली बिजनेस इकोनॉमिक्स नॉर्मेटिव के साथ साथ पॉजिटिव भी होता है। ओके,
तो 8 पॉइंट्स देके रखे हैं नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स के। उसके बाद आता है स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। नेचर में हम पढ़ने की कोशिश करते हैं कि बिजनेस इकोनॉमिक्स किसके जैसा है। जब स्कोप बता रहे हैं तो बिजनेस इकोनॉमिक्स में इंक्लूड क्या क्या हो रहा है वो बताना है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स की चीजें भी आती हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स की चीजें भी आती है। सो देयर आर टू एलिमेंट्स बेसिकली। माइक्रो इकोनॉमिक्स में मैंने तुम्हें याद कैसे करवाया था, तीन तो तुम्हारे चैप्टर के ही नाम है। चैप्टर नंबर 2 डिमांड, देन चैप्टर नंबर 3 प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, एंड चैप्टर नंबर 4 इज अबाउट मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट प्राइसिंग। ओके, तो ये तीन तो तुम्हारे अगले सेकंड थर्ड फोर्थ चैप्टर के ही नाम है। दिस इज द वे यू नीड टू रिमेंबर। फिर उसके बाद मैंने तुमको बताया था अकाउंट्स में एसेट्स दो कैटेगरी में डिवाइड होता है, करंट एसेट और फिक्स एसेट। जब आप इन्वेंट्री को लेके, आपका मेन करंट एसेट आपका स्टॉक, उसको लेकर डिसीजन ले रहे हो तो दैट इज इन्वेंट्री मैनेजमेंट। और दूसरा है कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। कैपिटल बजटिंग डिसीजन बोलते हैं इसको। कैपिटल बजटिंग मतलब फिक्स्ड एसेट खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, उसका डिसीजन। और फाइनली तीन तरह के एनालिसिस है, प्रॉफिट एनालिसिस, रिस्क एनालिसिस और रिसोर्स को अलोकेट कैसे करना है। तो देर आर 8 पॉइंट्स इन ऑल। ठीक है, 3 पॉइंट्स तुम्हारे चैप्टर्स के नाम है। दो बैलेंस शीट के एसेट्स की बात की जा रही है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड कैपिटल बजटिंग, एंड इसके अलावा रिस्क एनालिसिस, प्रॉफिट एनालिसिस एंड रिसोर्स एलोकेशन। ये तुमको पॉइंट्स हेडिंग्स याद रखनी है क्योंकि तुमसे पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा माइक्रो है, इनमें से कौन सा मैक्रो है। इसके बियॉन्ड तुमसे थ्योरी नहीं पूछी जाएगी। स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करें तो बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं इसमें। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या बात की जाएगी, गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है, फाइनेंशियल एंड कैपिटल मार्केट की पॉलिसीज, मार्केट कैसा चल रहा है, सोशो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, सोशल एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसा है, नेशनल इनकम है, बिजनेस साइकिल्स हैं, ये सारे मैक्रो लेवल की बातें हैं। ठीक है, तो दैट इज कवर्ड इन मेनली मैक्रो इकोनॉमिक्स। यूनिट नंबर 1 होती है खत्म। विल कंटिन्यू विद चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 2, दैट इज बेसिक problems of an economy and role of price mechanism। बेसिक प्रॉब्लम्स क्या है किसी भी इकोनॉमी के और प्राइस मैकेनिज्म का क्या रोल है। बेटा इसमें मेनली अपने को दो ही टॉपिक्स कवर करने हैं, वन इज सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और दूसरा है तीन तरह के इकोनॉमिक सिस्टम्स। ओके, अब सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स चार तरह की होती है। सबसे पहला है व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरा है हाउ टू प्रोड्यूस, तीसरा है फॉर whom टू प्रोड्यूस, और चौथा है व्हाट प्रोविजंस आर नीडेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स की बात करें तो दैट इज हाउ टू प्रोड्यूस एंड चौथा है व्हाट प्रोविजंस आर नीडेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, दीज आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स दैट वी नीड टू कवर। अब सबसे पहली प्रॉब्लम पे आते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस। क्या बनाना है हमें, दो डिसीजंस होते हैं। मतलब सबसे पहले एक प्रोड्यूसर डिसीजन ही क्या लेगा। व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब कौन से गुड्स एंड सर्विस बनाने हैं, कैपिटल गुड बनाने हैं। कैपिटल गुड वो गुड होते हैं जो एक साल से ज्यादा यूज किए जाएंगे इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन बाय अ प्रोड्यूसर। ठीक है, अपन जैसे लोग नहीं खरीदेंगे, इट विल बी डन बाय अ प्रोड्यूसर, राइट। तो कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स बनाने मतलब ऐसे गुड्स जो फाइनल कंज्यूमर्स खरीद रहे हैं और कंजम्पशन में यूज किए जाएंगे। सेकंड डिसीजन होता है, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, प्रोड्यूसर गुड्स, वॉर टाइम गुड्स, पीस टाइम गुड्स, आपको बनाना क्या है। और दूसरा ही क्वेश्चन इसी में आता है कि कितनी क्वांटिटी में बनाना है। याद रखना, अगर एक गुड का प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिकली दूसरे गुड का प्रोडक्शन आपको कम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज हैं लिमिटेड। दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम, हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस मेनली डील करती है विद द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। टेक्निक दो तरह की हो सकती है, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। लेबर सरप्लस इकोनॉमी, ऐसी इकोनॉमी जिसमें लेबर ज्यादा है इन कंपैरिजन टू कैपिटल, वहां पे आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक लगाओगे। और जहाँ पे मशीन, कैपिटल इंटेंसिव यानी जहाँ पे मशीन ज्यादा है, कैपिटल ज्यादा है, कैपिटल गुड ज्यादा है इन कंपैरिजन टू लेबर, यानी कि कैपिटल सरप्लस इकोनॉमी, वहां पे आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक लगाओगे। बेटा लेबर इंटेंसिव टेक्निक एम्प्लॉयमेंट बढ़ाती है और एफिशिएंसी वाइज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ज्यादा अच्छी होती है। अगर तुमसे पूछा जाए कौन सी इकोनॉमी में लेबर इंटेंसिव टेक्निक लगाई जाएगी तो इट विल बी अ लेबर सरप्लस इकोनॉमी। वी कैन नॉट कमेंट कि वेदर वो लगाई जाएगी इन डेवलप्ड इकोनॉमी, डेवलपिंग इकोनॉमी या अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, क्योंकि किसी भी इकोनॉमी में लगाई जा सकती है जहां पे लेबर है सरप्लस में, वहां पे आप लेबर इंटेंसिव लगा सकते हो। और जहाँ पे कैपिटल है, मशीन है सरप्लस में, वहां पे आप कैपिटल इंटेंसिव लगा सकते हो, भले ही आप वो डेवलप्ड हो, डेवलपिंग हो या अंडर डेवलप्ड हो। अ, अगर लेकिन क्वेश्चन कुछ ऐसा आता है कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक कहाँ लगेगी, ऑप्शंस इस तरह के हैं, डेवलप, डेवलपिंग, अंडर डेवलप्ड, और चौथा देके रखा है ट्रेडिशनल। तो फिर तुमको लगाना पड़ेगा डेवलप्ड इकोनॉमी। लेकिन अगर ऑप्शंस में चौथा ऑप्शन आता है एनी ऑफ द अबव, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन शुड बी एनी ऑफ द अबव। कोई सी भी इकोनॉमी जिसमें कैपिटल ज्यादा है
मशीन ज्यादा है, वहां पे आप ये टेक्निक लगा सकते हो। तीसरा प्रॉब्लम आता है फॉर होम टू प्रोड्यूस। इट मेनली डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ इनइक्वालिटी इन अ नेशन। कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए इनकम का अमंग्स द पीपल ऑफ द कंट्री। तो दो तरह के डिस्ट्रीब्यूशन है, दो क्लास ऑफ सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, रिच या पुअर। मतलब आप मेनली प्रोडक्शन किसको टारगेट में करके करते हो, वेदर इट इज रिच और इट इज पुअर। चौथा प्रॉब्लम पे आ जाता है, व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ना लिसन, अगर सेविंग्स ज्यादा अगर सेविंग्स ज्यादा दो चीजों की बात की जा रही है, कंजम्पशन एंड सेविंग। अब यहाँ पे है ना, कंजम्पशन ऑफ रिसोर्स एंड सेविंग ऑफ रिसोर्स की बात की जा रही है। ध्यान ये रखना है कि रिसोर्स की बात की जा रही है। अगर तुम कंजम्पशन बढ़ा दोगे ऑफ रिसोर्स तो फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाएगी, और अगर सेविंग बढ़ जाएगी ऑफ रिसोर्स तो फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ जाएगी। जितना ज्यादा आप रिसोर्स को सेव करोगे उतना फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा होगा। नाउ अल्टीमेटली इफ आई कंक्लूड, बेटा व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये जो पहली तीन प्रॉब्लम है ना, इन्हें बोला जाता है प्रॉब्लम ऑफ अलोकेशन ऑफ रिसोर्स। और अगर पूछा जाए एग्जाम में कौन से इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है, तो दिस विल बी रिगार्डेड एज अ पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। कौन से इकोनॉमिक्स है ये? दिस इज अ पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू इकोनॉमीज। ठीक है, ये मैंने देखे रखा है चार्ट में भी। मूविंग फर्दर, इकोनॉमी क्या होती है? नेचर एंड लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन अ पर्टिकुलर एरिया। किसी भी एरिया में किस तरह की, किस नेचर की एक्टिविटी कैरी आउट होती है, उसे बोला जाता है इकोनॉमी, या उसे बोला जाता है इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम मतलब किसी एरिया में किस तरह से आपका प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज चल रहा है, जब उसकी स्टडी करते हैं तो उसे कहा जाता है इकोनॉमिक सिस्टम। रिसेंट में इसकी डेफिनेशन पूछ ली गई थी। दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट, हाउ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज कैरिड आउट, तो उसे कहा जाता है इकोनॉमिक सिस्टम की स्टडी। तीन तरह की इकोनॉमीज होती है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी। जहां पे प्राइवेट इंडिविजुअल काम कर रहा है, प्राइवेट इंडिविजुअल, वो इकोनॉमी कहलाती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इसलिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को मार्केट इकोनॉमी भी बोलते हैं, इसे ही फ्री मार्केट इकोनॉमी भी बोलते हैं, और इसे एक और नाम से बोला जाता है, दैट इज लेजीज फेयर इकोनॉमी। लेजीज फेयर एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है फ्रीडम। ठीक है, ऐसी इकोनॉमी जिसमें प्राइवेट इंडिविजुअल, हम जैसे लोगों के हाथ में चीजें छोड़ दी है और पूरा फ्रीडम दिया हुआ है। सोशलिस्ट इकोनॉमी का दूसरा नाम है कमांड इकोनॉमी, या फिर इसे बोला जाता है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, जहाँ पे एक सेंट्रल अथॉरिटी, गवर्नमेंट ही मेनली डिसीजन लेगी कि क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैरी आउट होंगी। और मिक्स्ड इकोनॉमी, जहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडिविजुअल दोनों साथ में डिसीजन ले रहे हैं। जैसे इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। अब अगर एम की बात की जाए, प्राइवेट इंडिविजुअल अगर होगा तो मेन एम होगा प्रॉफिट, अगर गवर्नमेंट होगी तो मेन एम होगा सोशल वेलफेयर, और अगर मिक्स्ड इकोनॉमी है तो दोनों ही मेन एम हो जाएंगे। देन अगर चॉइस फॉर कंज्यूमर की बात करें तो सबसे ज्यादा चॉइसेस जहां पे हम जैसे लोग आएंगे, प्राइवेट इंडिविजुअल्स, वहां पे मिलेंगी। तो मैक्सिमम चॉइसेस विल बी इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सबसे कम चॉइसेस विल बी अवेलेबल इन सोशलिस्ट इकोनॉमी, और मिक्स्ड इकोनॉमी समवेयर इन बिटवीन रहेगी, कैपिटलिज्म से कम लेकिन सोशलिज्म से ज्यादा चॉइसेस। देन प्राइस डिटर्मिनेशन, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में वह होता है मार्केट मैकेनिज्म। मार्केट मैकेनिज्म के थ्रू प्राइस डिटर्मिनेशन किया जाता है कैपिटलिज्म में। सोशलिज्म, मार्केट मैकेनिज्म का दूसरा नाम हो सकता है प्राइस मैकेनिज्म। प्राइस मैकेनिज्म को एक और नाम से बोला जाता है बाय फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, और सोशलिस्ट है तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी प्राइसेस, और मिक्स्ड में बोथ करते हैं। राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, मतलब क्या आप अपने बिजनेस एसेट्स अपने नाम पे होल्ड कर सकते हो। राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करता है कैपिटलिज्म में, सोशलिज्म में तो बिल्कुल नहीं एग्जिस्ट करता है, क्योंकि आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी करने ही नहीं दे रहे हैं। और मिक्स्ड में एग्जिस्ट करता है। अगर इनइक्वालिटी की बात की जाए तो सबसे ज्यादा इनइक्वालिटी है कैपिटलिस्ट में, सबसे कम है सोशलिस्ट में, और इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है मिक्स में, लेकिन समवेयर अगेन इन बिटवीन। अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कैसे रिजॉल्व करती है सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स? क्या बनाती है? ऐसी चीजें बनाएंगी जिसमें ज्यादा प्रॉफिट हो। कैसे बनाएगी? कॉस्ट एफिशिएंट, जिसमें कॉस्ट सबसे कम लगेगी। और किसके लिए बनाएगी? मेनली रिच पीपल के लिए, जिनके पास है परचेजिंग पावर। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, अलोकेशन ऑफ रिसोर्स कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में किस तरह से किया जाता है। ये दो चीजें तुम रट लेना, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ कंज्यूमर प्रेफरेंसेस एंड प्राइसेस। ठीक है, मॉड्यूल में भी क्वेश्चन है, स्कैनर में भी आ चुका है। तो कंज्यूमर प्रेफरेंस एंड प्राइस के बेसिस पे कोई और ऑप्शन हो तो भी उसको प्रेफर नहीं किया जाएगा। इट विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ कंज्यूमर प्रेफरेंस एंड प्राइस।
ओके। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने तुम्हें लिखवा दिए थे व्हाइल द चैप्टर वाज डन। देयर आर 4 phases ऑफ डेरिवेशन ऑफ इकोनॉमिक्स डेफिनेशन, ये तो मैंने यूनिट 1 में ही करवा दिया। तो कैपिटलिज्म इज एन इन एन ऑक्सीजन टेंट। कम पीटर ने ये स्टेटमेंट दिया था, कैपिटलिज्म इन एन ऑक्सीजन टेंट। ये कौन सी इकोनॉमी को लेकर बोला हुआ है? मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी, ये क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, इज डैश अ गोल्डन पाथ बिटवीन कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। इसका सही आंसर होगा नॉट ऑलवेज अ गोल्डन पाथ बिटवीन कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। ये भी आ गया है कि कितने सेक्टर्स होते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी में? तो 3 होते हैं। एक तो होता है पब्लिक, दूसरा होता है प्राइवेट, और तीसरा होता है कंबाइंड। उसके बाद कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज कौन सी इकोनॉमी का फीचर है? इट इज सोशलिस्ट इकोनॉमी। मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर कैपिटलिज्म का क्या है? कंपटीशन। ये लाइन देके रखिए जिससे क्वेश्चन बन गया है इन एग्जाम। कैपिटलिज्म ऑफर्स इंसेंटिव्स फॉर, बेटा इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया गया था, एफिशिएंट बिजनेस डिसीजन या एफिशिएंट इकोनॉमिक डिसीजंस। तो सही आंसर होगा एफिशिएंट इकोनॉमिक डिसीजन, क्योंकि तुम्हारे मॉड्यूल में लाइन देके रखी है। अब एफिशिएंट बिजनेस डिसीजन भी गलत ऑप्शन तो नहीं था, लेकिन ये लाइन डायरेक्टली मॉड्यूल में देके रखी है, इसलिए तुम्हें रटना पड़ेगा एफिशिएंट इकोनॉमिक डिसीजन। सोशलिज्म का फंडा किसने दिया था? कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स। और कब दिया था? 1848 में, उनकी बुक में द इन द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ठीक है। ये सारे पॉइंटर्स और एडिशनली इंपॉर्टेंट है अपार्ट फ्रॉम व्हाट वी हैव स्टडीड इन दिस यूनिट। इसके साथ ये चैप्टर नंबर 1 और उसकी दोनों यूनिट्स, यूनिट 1 एंड 2 खत्म होती है।